आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। मतलब इंसान की फितरत क्या होती है, सत्ता या पावर को हमेशा अपनी मुट्ठी में भींच कर रखने की, है ना? बिल्कुल, पावर छोड़ना कौन चाहता है आज के समय में। हाँ, तो सोचिए कि एक व्यक्ति अदालत में देश के सबसे ताकतवर पदों में से एक पर बैठा है। उसके सामने एक ऐसा केस आता है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। करोड़ों रुपए दांव पर है, या शायद किसी बहुत ही रसूखदार इंसान की आजादी का सवाल है। एक हस्ताक्षर से पूरा इतिहास बदल सकता है। और फिर वो जज अचानक कहता है कि मैं इस केस से हट रहा हूं। अरे वाह। हाँ, मतलब कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, कोई धमकी नहीं है, फिर भी वो अपनी मर्जी से अपनी पावर, अपना अधिकार छोड़ देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, बाहर से देखने पर किसी आम इंसान को लग सकता है कि शायद जज किसी भारी दबाव के आगे झुक गया है, या फिर किसी बहुत ही मुश्किल केस से बचने का रास्ता खोज रहा है। सही बात है, कोई भी ये सोचेगा कि पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिन कानूनी दस्तावेजों और रिसर्च को खंगाल रहे हैं ना, वे एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। जज का खुद को केस से अलग कर लेना कोई कमजोरी नहीं है। कानून की भाषा में इसे जुडिशियल रिक्यूजल कहा जाता है। जुडिशियल रिक्यूजल? हाँ, और अगर हम इसके पीछे के तंत्र को गहराई से समझें तो ये न्याय प्रणाली में निष्पक्षता को बचाए रखने का सबसे मजबूत और आक्रामक हथियार है। मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि अदालत की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपनी निजी पहचान को, अपने सारे रिश्तों को दरवाजे के बाहर छोड़कर आया है। ये सच में दिलचस्प है। तो जब हम जानते हैं कि सत्ता छोड़ना हमारी फितरत नहीं है, तो कानून को ये नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। अच्छा, क्रिकेट का उदाहरण। हाँ, क्योंकि इससे जल्दी समझ आता है। तो दोनों टीमें मैदान पर हैं, अरबों लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं। अचानक एक अंपायर हाथ खड़े कर दें कि भाई मैं इस मैच में अंपायरिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बैटिंग करने वाली टीम का जो कप्तान है ना, वो अंपायर का सगा भाई है, या फिर उस टीम के स्पॉन्सर के साथ अंपायर की कोई बिजनेस डील चल रही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो अगर वो अंपायर मैदान में खड़ा रहता है, तो भले वो दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान क्यों ना हो, वो जो भी फैसला देगा ना, उस पर सवाल तो उठेंगे। मतलब अगर भाई को आउट देता है तो लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहा है, और अगर नॉट आउट देता है तब तो बवाल मचना तय है कि बेईमानी हो गई। एकदम सही। तो क्या अदालत के भीतर भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है? क्रिकेट के इस मैदान से अदालत के कमरे तक की जो समानांतर रेखा आपने खींची है, वो इस पूरी प्रक्रिया के मनोविज्ञान को खोलकर रख देती है। देखिए, जुडिशियल रिक्यूजल का मुख्य सिद्धांत ही इसी बात पर टिका है कि शक का बीज बोए जाने से पहले ही उस जमीन को साफ कर दिया जाए, शक पैदा ही ना होने दिया जाए। हाँ, जब किसी जज की टेबल पर कोई फाइल आती है तो कानून इस बात का इंतजार नहीं करता कि सुनवाई शुरू हो, बहस हो और फिर हम देखें कि जज का झुकाव किस तरफ है। अच्छा, मतलब वो पहले ही कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, कानून उस गलत या पक्षपातपूर्ण फैसले के आने की संभावना को ही शुरुआत में खत्म कर देता है। अच्छा, रिक्यूजल का सीधा सा मतलब है कि अगर जज को लगता है कि वो किसी मामले में न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, या फिर समाज को ऐसा लग सकता है कि वो न्यूट्रल नहीं है, तो वो खुद को उस मामले से हटा ले। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ये जजों की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मेरा मतलब है, हम किसी आम इंसान की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। हम उन जजों की बात कर रहे हैं जिन्हें सालों तक सिर्फ इसी बात की ट्रेनिंग मिलती है कि वे सबूतों और तथ्यों के आधार पर काम करें। उनका काम ही अपनी भावनाओं को, अपने रिश्तों को और कानून को बिल्कुल अलग अलग खानों में रखना है। अगर सिस्टम को अपने ही जजों की इस प्रोफेशनल काबिलियत पर, इस प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा नहीं है, तो फिर एक आम इंसान अदालत पर कैसे भरोसा करेगा? क्या वे अपने दिमाग को मतलब एक मशीन की तरह सेट नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और ये इंसानी दिमाग की बनावट को लेकर एक बहुत ही बुनियादी बहस भी है। देखिए, जजों को बेशक कानून की गहरी समझ होती है, वे बहुत प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन वे रोबोट तो नहीं है ना। हाँ, वो तो है, इंसान ही आखिर। बिल्कुल, वे उसी समाज का हिस्सा हैं जिससे कोई केस उठकर उनके सामने आता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि मानवीय झुकाव, या जिसे हम बायस कहते हैं, वो हमेशा जानबूझकर या सोच समझकर नहीं होता है। मतलब अनजाने में भी हो सकता है। एकदम। कई बार ये बायस इतने गहरे और अवचेतन स्तर पर, यानी सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं कि खुद फैसला सुनाने वाले व्यक्ति को भी ये एहसास नहीं होता
कि उसका फैसला उसकी किसी पुरानी धारणा से प्रभावित हो रहा है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और कानून इस बात को समझता है। जुडिशियल रिक्यूजल जजों की काबिलियत का अपमान नहीं है, बल्कि यह मानवीय प्रकृति की सीमाओं की एक बहुत ही ईमानदार स्वीकारोक्ति है। यानी कानून ये मानकर चल रहा है कि आप भले ही खुद को कितना भी निष्पक्ष मानते हो, लेकिन आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस आपको धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब जब हम इस विषय पर मौजूद कानूनी रिसर्च को देखते हैं, तो वे स्पष्ट रूप से 3 मुख्य ऐसी परिस्थितियों का जिक्र करते हैं जहां ये मानवीय कमजोरी सबसे ज्यादा हावी हो सकती है। वो 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? पहला और सबसे सीधा कारण है व्यक्तिगत संबंध, मतलब पर्सनल रिलेशन। अगर केस से जुड़े किसी भी पक्षकार से, चाहे वो शिकायतकर्ता हो, आरोपी हो या उनका वकील ही क्यों ना हो, अगर उनसे जज का कोई करीबी, पारिवारिक या व्यक्तिगत रिश्ता है, तो वहां एक अदृश्य दबाव हमेशा रहेगा। हाँ, वो तो है। रिश्तेदार को सामने देखकर निष्पक्ष रहना मुश्किल है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण थोड़ा अधिक मनोवैज्ञानिक है। ये तब होता है जब जज ने पहले से ही उस विशेष मुद्दे या केस के बारे में अपनी कोई ठोस राय सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दी हो। मतलब पहले से ही ओपिनियन बना लिया हो। हाँ, मान लीजिए कि कोई जज बनने से पहले एक वकील था और उसने उसी केस में किसी एक पक्ष की पैरवी की थी। ओहो, तब तो वो निष्पक्ष रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। या फिर किसी बहुत ही संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर जज ने पहले कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे ये साफ झलकता हो कि उनकी व्यक्तिगत विचारधारा किस तरफ झुकी हुई है। तो ऐसे में उनका पुराना रुख उनके आज के फैसले को प्रभावित कर सकता है। ये तो ऐसा हुआ कि आप मैच शुरू होने से पहले ही बता दें कि आप किस टीम को जिताना चाहते हैं। ऐसे में आपकी अंपायरिंग का तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जो तीसरा कारण है ना, वो शायद सबसे ज्यादा विवाद पैदा करने वाला होगा। पैसा या आर्थिक हित। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे ज्वलंत रूप आर्थिक ही होता है। जब उस केस के फैसले से जज का अपना, उनके परिवार का या उनके किसी ट्रस्ट का कोई आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ हो। मतलब सीधा सीधा पैसे का मामला। हाँ, और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई जज को रिश्वत दे रहा है। ये बहुत ही अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। मैं चाहूंगी कि हम एक असल दुनिया का उदाहरण लें, जिससे ये पूरी तरह साफ हो जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काम कैसे करता है। बिल्कुल, एक सिनेरियो लेते हैं। अपनी एक दवा के साइड इफेक्ट्स को छुपाया है। ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें करोड़ों लोगों की जान का जोखिम है और अरबों रुपए का जुर्माना शामिल है। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। हाँ, अब केस की फाइल किसी वरिष्ठ जज के सामने पहुंचती है। जज फाइल खोलते हैं और उन्हें अचानक याद आता है कि उन्होंने 10 साल पहले अपने रिटायरमेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा इसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयरों में निवेश किया था। ओहो, ये तो बहुत बड़ा टकराव हो गया। या फिर उन्हें पता चलता है कि जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मुकदमा चल रहा है, उसमें उनका कोई करीबी रिश्तेदार वाइस प्रेसिडेंट है। अब ऐसे में इस जज के सामने क्या विकल्प हैं? इस परिदृश्य में ना, जज एक बहुत ही खतरनाक दोराहे पर खड़े हैं। अगर वे इस केस की सुनवाई जारी रखते हैं तो देखिए 2 ही बातें हो सकती हैं। कौन कौन से? पहली स्थिति, वे सबूतों के आधार पर कंपनी को भारी जुर्माना लगाते हैं। ऐसे में उनके खुद के शेयरों की कीमत गिर जाएगी और उनके रिश्तेदार की नौकरी चली जाएगी। उनका दिमाग अवचेतन रूप से इस भारी नुकसान से बचने के रास्ते तलाशने लगेगा। और दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति यह है कि मान लीजिए वे पूरी ईमानदारी से सारे सबूत देखने के बाद ये पाते हैं कि कंपनी निर्दोष है और वे उसे बरी कर देते हैं। उन्होंने सच में न्याय किया है। लेकिन क्या देश की जनता इस फैसले को स्वीकार करेगी? कभी नहीं। मतलब अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइन होगी कि जज ने अपनी कंपनी और अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए करोड़ों लोगों की सेहत के साथ समझौता कर लिया। बिल्कुल। लोग तो सबूतों पे बात ही नहीं करेंगे ना। लोग सिर्फ उस रिश्ते और उस निवेश पर बात करेंगे। पूरी कानूनी प्रक्रिया ही एक मजाक बन जाएगी। और यहीं पर रिक्यूजल का सिद्धांत एक रक्षक की तरह सामने आता है। इस स्थिति में न्याय प्रणाली का तकाजा है कि जज उस फाइल को तुरंत बंद करें और निवेदन करें कि ये केस किसी और जज को सौंप दिया जाए। मतलब उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जज को ये सफाई देने की जरूरत नहीं है कि वे निष्पक्ष रह सकते हैं या नहीं। उन्हें बस उस संभावित टकराव को स्वीकार करना है और पीछे हट जाना है। क्या बात है। ऐसा करने से वे सिर्फ खुद को विवादों से नहीं बचा रहे होते हैं, बल्कि वो उस संस्था की विश्वसनीयता को बचा रहे होते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शक आ रहा है, ये जो पीछे हट जाने की सुविधा है ना, क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? आप किस तरह के गलत इस्तेमाल की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई केस बहुत ही ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। ऐसा केस जिसमें जो भी फैसला आए जज को गालियां पड़नी तय है, या कोई ऐसा केस जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या एक जज सिर्फ ये कहकर कि मेरा इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता? मतलब ये तो बहुत ही आसान बहाना हो गया किसी मुश्किल काम से पल्ला झाड़ने का। ये बहुत ही जायज और गहरा सवाल है, और आपको बता दूं, कानूनी हलकों में इस पर अक्सर लंबी बहस होती है। देखिए, जज अपनी मर्जी से जब चाहें जिस केस से चाहें ऐसे नहीं हट सकते। अच्छा, मतलब मनमानी नहीं चल सकती? बिल्कुल नहीं। उनके पास सुनवाई न करने का कोई मनमाना अधिकार नहीं है। वास्तव में जज की ये संवैधानिक ड्यूटी है कि वो अपने सामने आए हर मामले की सुनवाई करे। रिक्यूजल को एक ढाल या भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर ये तय कैसे होता है कि जज सच में न्याय के लिए हट रहा है या सिर्फ बचने के लिए? इसके लिए जजों को एक संतुलन बनाना होता है। जब भी कोई जज खुद को किसी केस से अलग करता है ना, तो उसे अक्सर इसके पीछे का ठोस कारण रिकॉर्ड पर लाना होता है। मतलब लिखित में देना होता है? हाँ, उसे ये स्पष्ट करना होता है कि हितों का टकराव वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। अगर हर जज मुश्किल मुकदमों से सिर्फ इसलिए हटने लगे कि वही इससे विवाद खड़ा होगा, तो न्यायपालिका तो पंगु हो जाएगी, काम ही नहीं हो पाएगा। सही बात है। इसलिए माना जाता है कि रिक्यूजल केवल तभी होना चाहिए जब जज के दिमाग में या एक आम तर्कशील नागरिक के दिमाग में जज की निष्पक्षता को लेकर एक उचित और वाजिब संदेह पैदा हो रहा हो। ये एक बहुत ही बारीक लकीर है जिस पर जजों को चलना होता है। अगर हम इस आम तर्कशील नागरिक वाले पहलू पर थोड़ा और गौर करें ना, तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पूरी चर्चा केवल अदालत की चार दीवारी, जज का ज़मीर या कानूनी किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। इसका सीधा संबंध बाहर सड़क पर चल रहे उस आम इंसान से है, जिसने शायद कभी अदालत का दरवाजा भी नहीं देखा है। हमारी रिसर्च जिस सबसे अहम बिंदु की ओर इशारा कर रही है, वो है जनता का भरोसा, पब्लिक ट्रस्ट। एकदम सही कहा आपने। देखिए, अदालत के पास अपनी बात मनवाने के लिए कोई अपनी निजी सेना तो होती नहीं है। हाँ, पुलिस तो सरकार के पास होती है। बिल्कुल। अदालत के पास सिर्फ एक ही ताकत होती है, और वो है उसकी नैतिक सत्ता, मॉरल अथॉरिटी। ये सत्ता इस बात से आती है कि समाज उस संस्था का सम्मान करता है। अगर लोगों का ये विश्वास टूट जाए कि अदालत का दरवाजा खटखटाने पर उनके साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय होगा, तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह दे जाएगी। अगर आम इंसान को ये लगने लगे कि फैसले सबूतों से नहीं बल्कि संपर्कों से, जुगाड़ से तय हो रहे हैं, तो वो अदालत जाना ही बंद कर देगा। फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जंगल राज आ जाएगा। हर कोई अपने तरीके से हिसाब बराबर करने लगेगा। और इसी जंगल राज को रोकने के लिए हमारी न्याय प्रणाली एक बहुत ही ऐतिहासिक और शक्तिशाली दार्शनिक सिद्धांत पर काम करती है। हमारे आज के इस विश्लेषण में एक वाक्य बार बार उभर कर आता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। इस एक वाक्य में कितनी गहराई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की दुनिया में जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो धारणा है, जो परसेप्शन है, उसका वजन वास्तविकता से भी ज्यादा हो सकता है। हम इसे अपने उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए जज अपने पद से नहीं हटते, वे बहुत ही कठोर और निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करते हैं और सबूतों के अभाव में कंपनी को बरी कर देते हैं। कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, न्याय हो गया। लेकिन क्या वो न्याय दिखा? जो लोग उस दवा के साइड इफेक्ट से बीमार पड़े हैं, क्या उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके साथ न्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं। हारने वाले पक्ष के लिए और असल में पूरी दुनिया के लिए वो फैसला सिर्फ एक मिलीभगत का नतीजा होगा। वे कभी नहीं मानेंगे कि फैसला सबूतों पर हुआ है। एकदम सही। मतलब भले ही जज ने रात दिन एक करके पूरी ईमानदारी से पन्ने दर पन्ने फैसला लिखा हो, दुनिया हमेशा उस पर शक करेगी। न्याय होने के बावजूद न्याय की हत्या हो जाएगी, क्योंकि परसेप्शन यही बनेगा कि सिस्टम बिकावा है। और यही वो बिंदु है जहां जुडिशियल रिक्यूजल का सिद्धांत अपने पूरे प्रभाव के साथ काम करता है। ये सिर्फ एक जज को साफ सुथरा रखने की बात नहीं है, ये पूरी संस्था की पवित्रता को बचाने की कवायद है। जब एक जज कहता है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर हैं, इसलिए मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, तो वो असल में समाज को ये